आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा जो हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी और उसकी जो पेडागोजीज है उससे रिलेटेड जो हम लोग एक पूरी सीरीज चला रहे हैं उसको हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। ये जो सेशंस है फ्रेंड्स आप लोगों को आपके सीटेट में तो काम आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोगों की जो आगे की एग्जाम्स है, जैसे कि केवीएस हो जाए आप लोगों का, डी ट्रिपल एस बी, सुपर टेट, या फिर कोई बच्चा यूपी टेट भी देना चाहता है आगे जाकर, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं ये सेशंस, क्योंकि ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है आप लोगों का, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग बता दीजिए अगर आपको आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। चलिए बहुत बढ़िया, काफी सारे लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों ने इस सेशन को जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो वहां पर मैं शेयर कर दिया होगा अपने दोस्तों के साथ में। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े यहाँ पर में, तो पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। देखिए फ्रेंड्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट। इसको हमारे हिंदी के अंदर में हम लोग पांडुलिपि बोलते हैं हिंदी में। बट ये जो शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट, ये अंग्रेजी भाषा के अंदर में जब भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं उसके अंदर में काफी बार यूज होता है मैन्यूस्क्रिप्ट। इसके अंदर में जो ये मेन्यू शब्द है, इसका मतलब क्या है, ये मेनू का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, मनुष्य होता है, हाथ होता है, टेक्स्ट होता है, या इंटेलेक्ट होता है? जी, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आप लोगों का? यहां पर मैं आप लोग देखिए कि मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ शब्द है जिसका मतलब होता है हाथ, मेन्यू। क्योंकि ये फ्रेंड्स हाथ से लिखे गए थे उस समय में, कोई टाइपिंग के लिए तो कुछ होता नहीं था, टाइपराइटर भी नहीं था, है ना, तो कुछ चीज ऐसी इस प्रकार की थी नहीं कि हम लोग उसको छपाई कर सके, तो पहली सारी चीजें हाथ से लिखी जाती थी, इसी वजह से इसको मैन्यूस्क्रिप्ट, या फिर हिंदी के अंदर में हम इनको पांडुलिपि भी बोलते हैं। ये याद रखना है आप लोगों ने, पांडुलिपि। एक बार लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग जल्दी जल्दी से जहां जहां भी आप लोग कर सकते हो। तो हस्तलिपियां जो होती है फ्रेंड, जिसको पांडुलिपियां भी बोला जाता है, हाथ से लिखी जाती थी। लैटिन शब्द मेन्यू से आया है। ये कौन सा मेन्यू, कौन सी भाषा का शब्द है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको याद रखना आप लोग। लैटिन भाषा का शब्द है ये, लैटिन भाषा का मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, थंजावुर ये चोल लोगों की राजधानी थी, चोल राजाओं की। ठीक है, यहां पर में आपको एक मंदिर मिलता है जिसका नाम है निशुंभा सुदिनी मंदिर। ठीक है, निशुंभा सुदिनी देवी का मंदिर है यहाँ पर में। तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दो क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं फ्रेंड्स कि निशुंभा सुदिनी देवी का जो मंदिर है ये आपको थंजावुर में मिलेगा। ठीक है, थंजावुर कहाँ है? आज के तमिलनाडु में। ये मंदिर बनवाया किसने था तमिलनाडु में? किसने बनवाया था? चोल राजाओं की राजधानी थी एक समय में थंजावुर, और ये मंदिर जो बनवाया था फ्रेंड्स, ये बनवाया था विजयालय ने, जो चोल लोगों का संस्थापक था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, विजयालय जो है ये पल्लव राजाओं के नीचे में रहकर काम करता था। ठीक है, पल्लवास जो थे उनके अधीन रहकर काम करता था ये, उनके नीचे में। फिर इसने क्या किया फ्रेंड्स, पल्लव लोगों से अलग होकर चोल साम्राज्य की स्थापना की मध्यकालीन भारत के समय में। मध्यकालीन जो चोल थे उनके समय की बात कर रहा हूं मैं, तो विजयालय। इन्होंने थंजावुर नाम के शहर के अंदर में निशुंभा सुदिनी देवी का मंदिर बनाया था। तो निशुंभा सुदिनी देवी का टेम्पल किसने बनाया था? विजयालय ने बनाया था थंजावुर के अंदर में। थंजावुर आज आपको तमिलनाडु में मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर में देख रहे हैं सभी के सभी। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। ये क्वेश्चन तो आप लोगों का हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग फ्रेंड्स। व्हाई इज द अर्थ डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड? पृथ्वी को भूभाग के रूप में, या फिर आप लोगों का जो भू आब होता है, ठीक है, भू आब, इसके रूप में, ठीक है, आभ, भू आभ के रूप में, ठीक है, क्यों इसको वर्णित किया गया है? भू आब, पृथ्वी को भू आब बोला गया है। आप लोगों को पता है ना, हमारी पृथ्वी को भू आब बोलते हैं शेप को। तो क्यों बोला गया है इसको भू आब? क्योंकि फ्रेंड्स हमारी जो पृथ्वी है, अगर आप हमारी पृथ्वी को देखोगे तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पोल्स के पास में थोड़ी सी चपटी है। ये याद रखना है आप लोगों ने, पोल्स के पास में पृथ्वी थोड़ी चपटी है, और यहां से थोड़ी उभरी हुई है, बीच में से थोड़ी सी उभरी हुई है, बलजी है। तो पृथ्वी थोड़ी सी फ्लैट है, चपटी है, कहां पर में? एट दी पोल्स, पोल्स के पास में, अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में। तो ये एक विशेष प्रकार का जो शेप बन गया है, इस शेप को हम भूआब बोलते हैं। तो पृथ्वी को भूआब क्यों बोला जाता है? भूआब शेप या जियोइड शेप क्यों बोला जाता है? एक स्पेशल प्रकार का शेप है जिस जो कि पृथ्वी के पोल्स के थोड़े से चपटे होने के कारण बना है। ठीक है,
तो इस प्रकार का पृथ्वी पूरी तरह से स्फीयर नहीं है, फुटबॉल की तरह पूरी गोल नहीं है, ठीक है, भूआब एक स्पेशल शेप दिया गया उसको। तो हमारी पृथ्वी पोल्स के पास में थोड़ी सी चपटी है और बीच में से थोड़ी सी उभरी हुई है, ये याद रखना है आप लोगों ने, और इसी को भू आब कहा गया है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। जिन लोगों का भी एग्जाम है जी, सभी को शुभकामनाएं कल के लिए। देखिए यहां पर मैं आप लोगों को क्या बोला है फ्रेंड्स कि ग्लोब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इक्वेटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड। अब देखो बात को समझना, देशांतर और आप लोगों का देशांतर और इसमें क्या फर्क है आपके लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के अंदर में, देशांतर के अंदर में आप लोगों का और अक्षांश के अंदर में क्या फर्क है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं देशांतर और अक्षांश में फर्क आप लोगों का। ध्यान से इस चीज को अगर आप लोग देखोगे फ्रेंड्स यहां पर में पृथ्वी के ऊपर में, तो आप लोगों को चीज समझ में आएगी कि ये जो खड़ी लाइन है आप लोगों की, ये जो खड़ी खड़ी लाइन है, ठीक है, ये अर्धवृत्ताकार जो लाइंस है आप लोगों की, जो हमने ग्लोब के ऊपर में इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं, इसको बोला जाता है फ्रेंड्स आप लोगों का लॉन्जिट्यूड, देशांतर, क्योंकि खड़ा है ये। और जो लेटी हुई लाइन है, सोई हुई है, ये सर्कल है पूरा, ऐसा पूरा गोल जो है वो सर्कल बनाता है हमारी पृथ्वी को, ऐसा गोल जाके लेटी हुई, उसको लैटिट्यूड कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये चीज आप लोगों को याद रखनी थी कि जो खड़ी वाली चीजें होती है, जो खड़ी वाली अर्धवृत्ताकार रेखाएं है, काल्पनिक रेखाएं, इनको कहा जाता है लॉन्जिट्यूड या देशांतर, ठीक है। और जो लेटी हुई लाइन है, जो सोई हुई लाइंस है, ऐसी आड़ी आड़ी है, उसको कहा जाता है अक्षांश या लैटिट्यूड, लेटी है तो लैटिट्यूड। ओके, ये आप लोगों को याद रखना था। अब आपको क्या बोला है, इक्वेटर, इक्वेटर है आप लोगों का ये है इक्वेटर, 0 डिग्री वाला आप लोगों का लेटा हुआ इक्वेटर, 0 डिग्री वाला, ठीक है, जो पृथ्वी को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। तो क्या ये एक प्रकार का लॉन्जिट्यूड है या लैटिट्यूड है, आप लोग बताएंगे, ये लॉन्जिट्यूड है या लैटिट्यूड है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ये यही पर था उसका पूरा का पूरा सार छुपा हुआ। जिसको ये समझ में आ गया था उसने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो याद रखना है फ्रेंड्स, बेसिकली वो आप लोगों का क्या है, वो लैटिट्यूड है, ठीक है, ना कि लॉन्जिट्यूड है, ठीक है। ये हमारे पृथ्वी को 2 भागों के अंदर में विभाजित करता है, 2 भागों के अंदर में। ओके, तो ये पॉइंट था, इंपॉर्टेंट वाला था, आप लोगों को याद रखना है कि एक इमेजिनरी लैटिट्यूड है, एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर में डिवाइड करता है आप लोगों का। तो ये एक प्रकार का आप लोगों का देशांतर नहीं है फ्रेंड्स, ये अक्षांश है, ये आप लोगों को याद रखना है, अक्षांश है ये, ठीक है। तो देशांतर नहीं है, अक्षांश है, ये वाला पॉइंट आपका गलत था। ए जहां पर मैं उसको काट दो, ए इज ट्रू बोला है, काट दो, ठीक है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू बोला है यहाँ पर मैं, इसको भी काट दो, ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब बात आती है दूसरे वाले की, इक्वेटर जो है ये एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 पार्ट में बांटती है, 2 इक्वल पार्ट में बांटती है। तो बिल्कुल सही बात है, आप लोग देखिए अर्थ को 2 पार्ट में बांट दिया है, ये उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध आप लोगों का बन गया यहाँ पर में, और ये बन गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध आप लोगों का। तो इक्वल पार्ट में बांट दिया है इक्वेटर ने। तो 0 डिग्री अक्षांश ने हमारी पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर में बांट दिया, ये बिल्कुल सही बात है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, और 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आ गया ये चीज, जल्दी से हाथ खड़ा करके बता देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इक्वेटर जो है ये एक इमेजिनरी लाइन है हमारे पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में से जाती है। एक लैटिट्यूड है आप लोगों का, एक बिल्कुल मध्यम वाला 0 डिग्री वाली लाइन, ये हमारी पृथ्वी को पूरा एक एनसर्कल करती है, मतलब पूरे पृथ्वी को इस प्रकार से घेरी हुई है, हमने इमेजिन किया हुआ है ऐसा, ये याद रखना है आप लोगों ने, इस प्रकार से, ठीक है, पूरा सर्कल बनाती है हमारी पृथ्वी के ऊपर में, और पृथ्वी को 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर में बांट देती है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। नाउ फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आप लोगों का, इसका आंसर कीजिए आप लोग। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से, चलिए बहुत बढ़िया। इक्वेटर क्या है, लैटिट्यूड है, लॉन्जिट्यूड नहीं है आप लोगों का, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड दोनों में फर्क पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। जो खड़ी वाली जो अर्धवृत्ताकार रेखाएं आप लोगों ने इमेजिन की हुई है उनको कहा जाता है लॉन्जिट्यूड, ठीक है, लॉन्ग है ना, वो बड़ा है, लॉन्ग है, ठीक है, ऐसा तो याद रख लेना आप लॉन्जिट्यूड। और जो लेटा हुआ है उसको लैटिट्यूड, जो लेटा हुआ है आड़ी आड़ी जो सर्कल्स है।
सूरत हुंडी क्या था जो मिस्र और इराक में प्रसिद्ध था? हुंडी, ठीक है, व्हाट इज मीन बाय हुंडी, ये आप लोगों को बताना है। हुंडी क्या थी? सूरत की हुंडी बहुत फेमस थी, और हमारे भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर में भी आप लोगों को ये बहुत ज्यादा फेमस ली जो है वो इसका मेंशन मिलता है हमें। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड सूरत की हुंडी की, तो ये विशेष प्रकार के खाना पकाने के लिए बर्तन था क्या? नहीं, बर्तन तो नहीं था ये, ठीक है। यह किसी व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती थी सूरत की हुंडी में, एक ऐसा स्थान था, स्थान भी नहीं था ये, ठीक है। तो क्या था ये? देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताता हूँ, सूरत की हुंडी इस प्रकार से दिखती थी। ये एक नोट था, एक जो है ना आप लोगों का रिकॉर्ड था, एक पेपर था जो आप लोगों को मिलता था जब आप किसी के पास में पैसे जमा कराते थे। आज भी आप जब बैंक जाते हो, पैसे जमा कराते हो, तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है ना, ठीक है, कि आपने कितने रुपए जमा कराए हैं। तो वैसे ही फ्रेंड्स सूरत की हुंडी जो थी वो एक प्रकार का डिपॉजिटरी नोट था, ठीक है। आपने कितनी रकम जमा कराई है उसकी एक स्लिप थी, और ये आप दिखाकर किसी से सामान उधार ले सकते थे, किसी के पास में इसको गिरवी रख सकते थे। क्योंकि मान लीजिए कि मुझे जो है कुछ सामान, मैं एक व्यापारी हूं और मुझे सामान खरीदना है, ठीक है, मैं बाहर देश में गया, अब मेरे पास में पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उसके पास में ये सूरत की जो हुंडी है इसको मैं गिरवी रख दूंगा, बोलूंगा कि देख भाई मैंने पैसे जमा कराए हैं सूरत के अंदर में, ठीक है, तुम इसको रख लो, मुझे अभी सामान उधार दे दो, मैं तुमको पैसे दे दूंगा, अगर मैं नहीं दे पाया तो तुम ये मेरी हुंडी मत वापस करना मुझे। तो फ्रेंड्स वो जो व्यापारी दूसरे देश में, इवन इराक के अंदर में आप लोगों का, इजिप्ट के अंदर में, बेल्जियम तक के अंदर में, यूरोप तक के अंदर में सूरत की हुंडी को एक्सेप्ट किया जाता था एज अ जो है आप लोगों का सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी के तौर पर सूरत की हुंडी जमा करा दो, तो इसकी रिस्पेक्ट होती थी। सूरत की हुंडी मतलब सूरत में पैसा जमा है मतलब भाई है, सेफ है, जैसे एसबीआई में आपका पैसा जमा है मतलब सेफ है, ऐसा आप लोग मान सकते हो ना, ठीक है। तो वैसा इस प्रकार से तो सूरत की हुंडी जो है फ्रेंड्स एक डिपॉजिट नोट होता था, एक नोट होता था कि कितने रुपए आपने जमा कराए हैं, ओके। जैसे कि ये बॉम्बे प्रोविंस के अंदर में जमा कराई गई एक हुंडी थी, जिसका ये रिकॉर्ड आप लोग देख पा रहे हो 1951 के अंदर में, ठीक है। चलिए, तो ये क्या होता था फ्रेंड्स, आप लोग पढ़िए एक बार, और अपने मन में पढ़ेंगे भी सभी लोग, अगर मुंह से बोल सकते हो तो मुंह से भी बोलिए। इट इज अ नोट रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन, ठीक है। इट इज अ नोट रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन, एक पर्सन ने कितना डिपॉजिट किया है उसका एक नोट था ये एक ऐसी व्यक्ति द्वारा, ये किसी व्यक्ति द्वारा जमा करा गई रकम दर्ज रहती थी इसके अंदर में, ठीक है। ये इस प्रकार से सूरत की हुंडी। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये भी पूछा जा रहा है आप लोगों का एग्जाम के अंदर में, इसका भी आंसर कर लीजिए आप लोग। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? ठीक है, यू आर प्लानिंग अ प्रोजेक्ट ऑन द अर्लीस्ट सिटीज इन इंडियन सबकंटिनेंट, यू वुड बी आस्किंग स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट अबाउट। देखिए, सबसे प्राचीनतम नगर, सबसे पुराने शहर भारत के अंदर अगर अंदर में पाए गए हैं, सबसे पुराने शहर, ठीक है, तो वो जो है फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता के शहर पाए गए हैं। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, लोथल, कालीबंगान, ये सारे के सारे सबसे पुराने शहर है जो अब तक हम लोगों को मिले हैं, ठीक है, जिनके सबूत हमको मिले, शहरों के सबूत। तो प्राचीनतम नगर आपको सिंधु नदी के आसपास में मिलेंगे, ठीक है, सिंधु घाटी के पास में। तो प्राचीनतम नगर के बारे में अगर आप लोगों को पढ़ाना है बच्चों को, तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस वैली के बारे में आप लोग बच्चों को बोलोगे कि आप इसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए, क्योंकि यहीं पर सबसे पुराने वाले शहर बने बसे थे भारत के अंदर में, आज से करीब 4,500 साल पहले, ठीक है। चलिए, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप बच्चों को पढ़ाओगे। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से कहूं कि करीब 2,500 साल पहले कहां पर में शहरों का विकास हुआ, ठीक है, 2500 ईयर्स एगो, ठीक है, तो 2500 ईयर्स अगो कहां पर में आप लोगों के शहरों का विकास हुआ था, ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों का आंसर होगा गंगा घाटी। 2,500 साल पहले बोले, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली 2,500 साल पहले बोला जाए तो गंगा वैली होगा, और अगर सबसे प्राचीनतम बोला जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा। ये आप लोगों को फर्क याद रखना है दोनों के दोनों का, ठीक है। चलिए, कहां पर में है सिंधु घाटी, ये यहाँ पर में, ये देख रहे हो आप लोग, ये इधर में सिंधु नदी जो है फ्रेंड्स, ये तिब्बत से ओरिजिन होती है, भारत में से पास होते हुए पाकिस्तान में जाती है, और फाइनली अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो इस नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास में सारे के सारे जो हड़प्पा सभ्यता के शहर हम लोगों को मिले थे, इसी वजह से इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दीजिए आप लोग, आप लोगों की रिवीजन के लिए। मिलिट्री पे मास्टर, ठीक है, ये आप लोगों का बेसिकली जो है मुगल काल के समय की बात हो रही है। आप लोगों को बताना है कि मुगल काल के समय में जो अलग अलग पोस्ट हुआ करती थी, ठीक है, अलग अलग जो पोस्ट हुआ करती थी उनको क्या कहा जाता था। मिलिट्री पे मास्टर
को क्या बोलते थे? मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस पैट्रोनेज, धार्मिक प्रश्रम के प्रशासनिक मामलों का मंत्री। सेना नायक को क्या कहा जाता था और नगर पुलिस को क्या कहा जाता था? कोशिश करेंगे आप लोग फ्रेंड्स इसको करने की। इसको ऑप्शंस आप लोगों के सामने है नीचे में। देखिए, अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, थोड़ा सा भी आप लोग दिमाग लगाओगे, जब सैय्यद है कोतवाल तो डर काहे का, ठीक है? तो सैय्यद है कोतवाल तो डर काहे का, कोतवाल मतलब पुलिस, जब भाई सैय्यद ही आपके पुलिस में हो तो फिर डर किस चीज का? तो वो कोतवाल, नगर पुलिस जो होती थी फ्रेंड्स, उसको क्या बोला जाता था? कोतवाल बोला जाता था। आज भी हमारे भारत के अंदर में पुलिस स्टेशन को कोतवाली बोलते हैं काफी सारे इलाकों के अंदर में। जो डी है आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, इसकी जोड़ी लगने वाली है आपकी वन के साथ में। डी की जोड़ी वन के साथ में। और आप लोग आश्चर्य के साथ में देखोगे कि हर ऑप्शन में डी की जोड़ी वन के साथ में लगी है आप लोगों की। हर ऑप्शन में डी की जोड़ी वन के साथ में लगी है। तो आप लोगों का थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है अब, ठीक है? अब आप लोगों का बर्डन कम हो जाता है कि आप लोग आसानी से 3 में ही अब आपको डिसाइड करना है। कमांडर, ठीक है, जो देखिए फ्रेंड्स मिलिट्री कमांडर होता था, सेना नायक। आपको पता होना चाहिए मिलिट्री को आप लोग फौज भी बोलते हो, याद आ रहा है आप लोगों को? फौज बोला जाता है मिलिट्री को। कितने लोगों को पता है मिलिट्री को फौज बोलते हैं हम लोग हिंदी में, है ना? तो मिलिट्री यहां पर में शब्द आया है, सेना शब्द आया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जोड़ी यहां पर में लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर आपको नहीं पता होता तो की बात करो, वैसे तो पता होना चाहिए, नहीं पता होता तो मिलिट्री कमांडर फौजदार कहा जाता था उसको। तो सी की जोड़ी जो है फ्रेंड्स 2 के साथ लगने वाली है आपकी, सी की जोड़ी 2 के साथ। नाउ लेट्स एलिमिनेट दी ऑप्शंस। यहां पर में आप देखेंगे सी की जोड़ी 3 के साथ लगी है, ये आंसर नहीं हो सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता। अब बी और डी में से ही हो सकते, ए और सी को तो हमने एलिमिनेट कर दिया। यहां पर में आप देखिए मिलिट्री पे मास्टर, ठीक है, मिलिट्री पे मास्टर वेतन अधिकारी, जो पे वेतन देता था, ठीक है, जो वेतन देता था, ठीक है। आप लोगों ने बख्शिश का नाम सुना है कि बख्शिश? बख्शिश कौन देता है? मतलब जिसके पास में पैसा होता है वो बख्शिश देगा, ठीक है। अरे वाह क्या काम किया यार ड्राइवर, तुमने बहुत अच्छे से जो है वो गाड़ी चलाई है और बहुत अच्छा काम किया है तुमने, मैं तुमको जो है वो 1,000 रुपये बख्शिश दे रहा हूँ। तो बख्शिश देते हैं ना आप लोग, पैसा देते हैं, याद होगा आप लोगों को, कोई कोई इनाम वगैरह दिया जाता है, बख्शिश वगैरह दी जाती है। तो भाई वेतन अधिकारी जो है वो, उसको क्या बोलते थे आप लोग? बख्शी बोलते थे, बख्शी, ये याद रखना है आप लोगों ने। और ऐसा मंत्री जो धार्मिक मामलों का मंत्रालय देखता था, किसको जो है बेसिकली धर्म कर्म के काम, कोई यज्ञ आयोजन करना है, जैसे मतलब ऑब्वियस सी बात है आप लोग मुस्लिम के हिसाब से वो देख लेना, क्योंकि मुगल काल के अंदर में, या फिर कोई धर्म विशेष को कोई पैसे देने हैं, या कोई उनको रियायत देनी है, कुछ भी करना है धर्म से रिलेटेड कोई मामला है, तो वो सदर कहलाता था, सदर, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या हो जाएगा? ए की जोड़ी आपकी लगने वाली है 3 के साथ में, तो यहां पर मैं आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। यहां पर आप लोग देख लीजिए एक बार कि मिलिट्री पे मास्टर जो होता था उसको बोलते थे बख्शी। मेरे साथ साथ में दोहराते जाइए, मिलिट्री पे मास्टर को बख्शी। धार्मिक मामलों का जो मंत्री होता था, ठीक है, धार्मिक और धर्मार्थ मामलों में जो काम करने वाला मंत्री होता था उसको कहा जाता था सदर, ठीक है। सेना नायक को कहा जाता था फौजदार, ठीक है, फौजदार। और नगर के पुलिस अधिकारी को कोतवाल कहा जाता था। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आगे में भी पूछा जा सकता है। एक बार लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार प्लीज लाइक का बटन भी दबा दीजिए और कमेंट के अंदर में आंसर्स करते रहिए आप लोग, क्योंकि इसी से जो है फ्रेंड्स आप लोगों को और अच्छे से सारी चीजें याद रहेगी। ओके चलिए, नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है आप लोगों का, द फेमस बुक रिटन बाय द स्कॉलर अल बिरूनी इज, ठीक है, अल बिरूनी ने इनमें से कौन सी वाली पुस्तक लिखी है? ठीक है, अल बिरूनी। देखिए फ्रेंड्स अल बिरूनी जो है, इनका जो जन्म है ये हुआ था उज्बेकिस्तान, आज के उज्बेकिस्तान में। आज का जो उज्बेकिस्तान है वहां पर में इनका जन्म हुआ था। ये महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ में, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ में भारत में ये आया था, अल बिरूनी भारत में, ठीक है, आज से करीब 1,000 साल पहले की बात है ये, ठीक है। अल बिरूनी आया था और इसने किताबुल हिंद नाम की पुस्तक लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी है ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, भाषा, भाषा बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन पीजीटी में आया था आप लोगों का, यूपी पीजीटी के अंदर में भाषा। सीटेट में तो चलो किताबुल हिंद पूछेंगे आपसे, लेकिन पीजीटी के अंदर में भाषा भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो भाषा कौन सी थी फ्रेंड्स? अरेबिक भाषा थी, अरेबिक, ये याद रखना है, अरेबिक, अरबी भाषा के अंदर में इन्होंने जो है पुस्तक लिखी थी, किताबुल हिंद। भारत के अंदर में काफी सारी जो पुस्तकें थी उनका भी अरबी में अनुवाद किया था इन्होंने, जैसे कि पतंजलि का योग सूत्र जो है उसका इन्होंने अरबी भाषा में ट्रांसलेशन किया था। ये क्वेश्चन आया था एक एग्जाम के अंदर में कि पतंजलि, ठीक है, ने एक योग सूत्र नाम की पुस्तक लिखी थी, तो उसका अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया है?
तो अरबी भाषा में DSSS में आया था वो क्वेश्चन, अरबी भाषा में उसका अनुवाद किया था अल बिरूनी ने, पतंजलि का, पतंजलि के योग सूत्र का। पतंजलि नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, उन्होंने योग सूत्र नाम की पुस्तक लिखी थी। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों का पेडागोजी से, ये क्वेश्चन आप लोगों का SST पेडागोजी में आया है और ये क्वेश्चन KVS में भी पूछे जाने की संभावना है। अब आप लोग यहाँ पर में इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सभी को आंसर करना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला गया आप लोगों को, ध्यान से समझिए। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति छात्रों को स्वयं के अधिगमन को मूल्यांकन करने के लिए जो है अवसर प्रदान करती है? ओके, स्वयं के अधिगम को मूल्यांकित करने में अवसर प्रदान करती है, बताइए। सेल्फ असेसमेंट टाइप का हो गया यहाँ पर में। स्टूडेंट्स जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं अपनी खुद की लर्निंग को, ओन लर्निंग को इवेल्युएट कर सकते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग या समेटिव असेसमेंट। स्टूडेंट जब खुद का आकलन कर रहा होता है फ्रेंड्स, जब खुद का कर रहा होता है बच्चा, ठीक है, खुद का आकलन कर रहा होता है, तो याद रखना है उसको कहा जाता है असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग। तो एज का मतलब ही हो गया सेल्फ से, ठीक है, सेल्फ इवेल्युएशन जब किया जाता है, जब बच्चा खुद की लर्निंग को जांच रहा है, तो याद रख लेना असेसमेंट एज लर्निंग कहा जाता है उसको, ठीक है। जब एक टीचर बच्चों की ये जांच करने के लिए कि क्या सही दिशा में हम लोग जा रहे हैं, क्या सही तरीके से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या मुझे अपने टीचिंग स्टाइल में कोई चेंज करने की जरूरत है, जब टीचर बच्चों को फीडबैक देने के लिए, लर्निंग में मदद करने के लिए और अपनी टीचिंग स्टाइल्स को इंप्रूव करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए जब असेसमेंट करता है, किस किस के लिए, बच्चे को फीडबैक देने के लिए, बच्चे के अधिगम में मदद करने के लिए और अपनी खुद की टीचिंग स्टाइल को इंप्रूव करने के लिए जब असेसमेंट करता है, उसको असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है, कि लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए असेसमेंट किया जा रहा है। और एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि कितना सिखाया, कितना याद हुआ तुमको बताओ, मैं को कोई फीडबैक नहीं देना, मेरे को सिर्फ ये देखना है कि आपको कितना आता करके, तो वो हो जाएगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फॉर लर्निंग जो होता है फ्रेंड्स, ये क्या करता है आप लोगों का, एक टीचर जो है उसको टीचिंग लर्निंग के अंदर में सहायता प्रोवाइड करता है कि वो बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सके। तो ये याद हो गया आप लोगों को, मेरे साथ में सभी लोग दोहराएंगे। जब एक टीचर अपने बच्चों को फीडबैक देने के लिए, अपने बच्चों को जो है उनके पढ़ाई में मदद करने के लिए, अपनी टीचिंग स्टाइल को सही दिशा देने के लिए, उसका आकलन करने के लिए कि भाई क्या हम सही पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं इससे हो रहा है तो चलो कुछ चेंज करेंगे ताकि बच्चों की मदद हो सके पढ़ने में, उसको फॉर लर्निंग कहा जाता है। और केवल जांच करना है तो ऑफ लर्निंग, ठीक है। फॉर और ऑफ में फर्क है। और एज तो चलो हो गया सेल्फ लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट वाला, कि खुद का असेसमेंट कर रहे हो तो सेल्फ लर्निंग हो गया आप लोगों का। जब आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हो तो ये सेल्फ असेसमेंट आपका हो गया, तो असेसमेंट एज लर्निंग के अंदर में आ जाएगा वो। समेटिव असेसमेंट जो होता है फ्रेंड, जब आप लोग साल के लास्ट के अंदर में जब असेसमेंट करते हो, तो ये कोई मतलब का नहीं रहता है, ये लास्ट में मतलब अगर आप कर रहे हो तो ये ऑफ लर्निंग ही हो जाएगा, कि बस लास्ट में आप लोग एक बार चेक कर रहे हो कि कितना आता है उसको। एक होता है आप लोगों का फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है फ्रेंड्स, ये भी आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग जैसा ही होता है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर में आप बीच बीच में जांचते रहते हो बच्चे को। आपने एक लेक्चर पढ़ाया, आपने उसकी जांच की बच्चे की, कि क्या बच्चे को हम सही तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चा जो है हम जो पढ़ा रहे हैं उसको समझ पा रहा है, सीख पा रहा है, क्या हम उसमें चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है फ्रेंड्स, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग जैसा ही होता है आप लोगों का। ओके, नाउ फ्रेंड्स आगे में देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया 21 जनवरी 2022 को। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति छात्रों के अधिगम को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक छात्र को प्रतिपुष्टि प्रदान करती है? फीडबैक, दिस इज द कीवर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, ठीक है। बच्चे के आगे के पढ़ाई के लिए फीडबैक प्रोवाइड करती है। देखो, बच्चा जब खुद की जांच कर रहा है तो क्या वो खुद को फीडबैक देगा? बच्चा क्या खुद को फीडबैक देगा? नहीं, वो तो खुद असेसमेंट कर रहा है तो खुद को थोड़ी फीडबैक देगा, वो फीडबैक कोई और देता है आप लोगों को। तो जब फीडबैक दिया जा रहा है तो कौन देगा फीडबैक? फीडबैक देगा टीचर, ठीक है। जो टीचर होता है, जो आप लोगों का फैसिलिटेटर है यहाँ पर में, वो आपको फीडबैक देगा। और वो फीडबैक कब दे पाएगा? जब आप लोगों के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग करेगा, वो लर्निंग, ठीक है, फॉर लर्निंग करेगा। वो क्या करता है टीचर आपका असेसमेंट करता है और वो देखता है कि आप लोगों को कितनी चीजें आती है, कितनी चीजें नहीं आती। और उसके बाद में ये चीज नहीं आती तो इसको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, आपको फीडबैक देगा कि कैसे पढ़े हम लोग, ठीक है। ये लर्निंग का ही एक पार्ट है आप लोगों का, फीडबैक लर्निंग का ही एक पार्ट है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा।
एज लर्निंग क्यों नहीं होगा यहाँ पर में, क्योंकि यहाँ पर में सेल्फ होता है और सेल्फ में खुद को फीडबैक थोड़ी देगा बच्चा, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी नहीं होगा, उसमें फीडबैक नहीं दिया जाता है, केवल और केवल जांच की जाती है कि बच्चे ने कितना सीखा है, फीडबैक नहीं दिया जाता उसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंदर में। और समेटिव असेसमेंट भी मैंने आप लोगों को बता दिया फ्रेंड्स कि योगात्मक जो आप लोगों का आकलन है ये साल के लास्ट में होता है, तो इसी वजह से इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ये फीडबैक देगा ही नहीं, क्योंकि साल खत्म हो चुका है आप लोगों का, ठीक है। चलिए एक बार लाइक एंड शेयर भी कर देंगे फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये सारी चीजें आप लोगों के काम आ रही है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। ये एक्चुअल क्वेश्चन था आप लोगों का 21 जनवरी 2022 को पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के देखिए ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में पूछा गया था आप लोगों का 118 नंबर के अंदर में। मैंने जब पूरी जांच की आप लोगों के क्वेश्चन पेपर्स की, तो ये मुझे मिला कि असेसमेंट डिजाइन टू मॉनिटर एंड इंप्रूव स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग, अधिगम के दौरान, ठीक है। अधिगम के दौरान ही आप लोग जब स्टूडेंट्स को मॉनिटर कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो स्टूडेंट के प्रोग्रेस को, ठीक है, ऐसे असेसमेंट को क्या कहा जाता है? असेसमेंट ऑफ लर्नर्स, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। ये इंग्लिश के अंदर में पेडागोजी के अंदर में पूछा गया था फ्रेंड्स, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश पेडा के अंदर में आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों का। तो असेसमेंट ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर लर्निंग होता है, फॉर लर्निंग, ठीक है। अधिगम के दौरान जो आप लोगों का मूल्यांकन होता है उसको असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है केवल नॉलेज का टेस्ट होता है, नॉलेज टेस्ट होता है ये, ठीक है, नॉलेज टेस्ट होता है, जस्ट अ नॉलेज टेस्ट, जस्ट अ नॉलेज टेस्ट है ये आप लोगों का, ठीक है। लर्नर, असेसमेंट ऑफ लर्नर बोलो या असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलो, ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग सेल्फ असेसमेंट होता है आप लोगों का, ये सेल्फ वाला। तो बच्चे के प्रोग्रेस के दौरान मॉनिटर करना, उसको इंप्रूव करना, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाएगा। अगर यहां बच्चा खुद की मॉनिटरिंग कर रहा होता तो आंसर क्या होता, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। अगर बच्चा खुद की असेसमेंट कर रहा होता, आप लोगों को सभी को कमेंट करना है फ्रेंड्स, जितने बच्चे देख रहे हैं मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा यहां पर मैं कमेंट करे, हर बच्चा, ठीक है। जब भी आप देख रहे हो इस लेक्चर, इसमें कमेंट आप लोगों को जरूर करना है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, अगर बच्चा खुद की जांच कर रहा होता तो उसको क्या बोलते, वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आप लोगों का हिस्ट्री का भी ले लेते हैं हम लोग। देखिए चोल समय काल के अंदर में, ठीक है, चोल साम्राज्य के समय में सभा आयोजित की जाती थी दक्षिण भारत के अंदर में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यहां पर में इस इलाके के अंदर में चोल राज्य था, चोलाज का शासन था। आज से करीब 1000-1200 साल पहले की बात है, चोल साम्राज्य हुआ करता था। यहां पर में कौन सी एक शर्त नहीं थी, चोल सभा का मेंबर बनने के लिए कोई एक शर्त नहीं थी। सभा मतलब क्या था, सभा मतलब ब्राह्मणों की एसोसिएशन, ब्राह्मण, ठीक है, की एसोसिएशन, ब्राह्मण लोगों की जो एसोसिएशन होती थी, उनका जो ग्रुप होता था उसको सभा बोलते थे। और सभा का मेंबर बनने के लिए कौन सी वाली शर्त यहां पर में नहीं थी, ठीक है, नहीं थी। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैं बोला है कि आपकी उम्र 25 से 70 के बीच होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व जाता है। अब आप लोग ध्यान से समझना इस बात को, आपके अंदर में कौन कौन सी योग्यताएं हैं, ठीक है। उनके पास अपना घर होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेंड्स ये वाली योग्यता चाहिए थी, अपना खुद का घर होना चाहिए, तभी आप सभा के मेंबर बन सकते थे। चोला काल के अंदर में जो ब्राह्मण लोगों की एसोसिएशन का सदस्य बनना है आप लोगों को, कितने लोग चाहते हैं बनना, बताओ, आपका एनरोलमेंट करवा दे यहाँ पर में, ठीक है। समय काल में पीछे भेजकर अगर आप लोगों को भिजवा दिया जाता तो आपके पास क्या ये योग्यताएं थी, आपके पास अपना घर है खुद का आपके नाम पे, बताओ जल्दी जल्दी से कितने लोगों के पास में है, ठीक है। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए था, क्या है आप लोगों के पास में वेदों का ज्ञान, जल्दी से बता दो कितने लोग एलिजिबल है, ठीक है। उनके पास में एक ऐसी भूमि होनी चाहिए, एक ऐसी जमीन होनी चाहिए फ्रेंड्स, एक ऐसी जमीन आपके पास में होनी चाहिए जिससे भू राजस्व, टैक्स वसूल किया जाता हो, ठीक है, रेवेन्यू वसूल किया जाता हो, ठीक है, टैक्स वसूल किया जाता हो, ऐसी जमीन भी आपके पास में होनी चाहिए। तो ये भी सही है। तो गलत क्या है फिर इसमें, गलत है पहला वाला। देखिए फ्रेंड्स उम्र की जब बात आती है ना तो 25 नहीं 35 से 70 साल वो उम्र थी, 35 से 70 साल। कितने लोग इस क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहे हैं ये बताइए, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो 35 किसने लिखा है, अंजिता कौन थे ये जिसने बोला सर एक भी क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं हो रहे हम तो, ठीक है, अरजीता सिंह, ठीक है, कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा सर, चलो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि कोई नहीं हो रहा, मतलब अपन लोग तो बाहर है बिल्कुल एकदम, है ना, इस कैटेगरी से। तो फ्रेंड्स 25 से 70 नहीं, ये क्या होनी चाहिए थी, आप लोग लिख के बताओ मेरे को एक बार कमेंट में, सभी लोग लिख देंगे, सभी लोगों को लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर में, अभी के अभी लिखो कमेंट बॉक्स के अंदर में कि क्या है वो, 25 से 70 नहीं कितना है, आप लोग लिखेंगे।
तो 35 से 70 साल जो है फ्रेंड्स ये उम्र होनी चाहिए आप लोगों की। खुद का घर होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, और आप ईमानदार होने चाहिए। ईमानदार हो क्या आप लोग? चलो, कालिदास और आर्यभट्ट किसके दरबार में विद्वान थे? कालिदास जी और आर्यभट्ट जी। जल्दी जल्दी से बताएंगे। और फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चन से आगे में आप लोगों का मैं एक बेस तैयार कर रहा हूं यहाँ पर। मैं बहुत इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आगे के अंदर में है। उसको उसको आंसर करने के लिए आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, आपको बहुत मजा आएंगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोगों को मजा आएंगी क्वेश्चन करने में, और आप जिंदगी भर याद रखोगे, और आपको सीखने मिलेंगे कि आपको बच्चों को पढ़ाना कैसे, अपने खुद के भी जो स्टूडेंट है उनको कैसे पढ़ाना है आप लोगों ने। ठीक है, तो देखिए कालिदास और आर्यभट्ट जो है फ्रेंड्स, कालिदास जी एक लेखक थे। ठीक है, लेखक थे। और ये जो है ये एक मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन थे एक। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट। ठीक है, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, दोनों के दोनों जो है फ्रेंड्स ये चंद्रगुप्त दो के समय काल के थे। ये याद रखना है आप लोगों ने, चंद्रगुप्त दो, प्लीज इसको याद रखना। गुप्ता काल के समय में अलग अलग चंद्रगुप्त हुए हैं गुप्ता समय काल के अंदर में। ठीक है, चंद्रगुप्त एक ये डिफरेंट है। चंद्रगुप्त एक के बाद में बारी आती है समुद्रगुप्त की, और फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त दो आता है। चंद्रगुप्त दो, जिसको विक्रमादित्य भी बोलते हो आप लोग, विक्रम आदित्य, विक्रमादित्य। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड। चंद्रगुप्त दो के समय काल के थे, वन के नहीं। ये याद रखना है, चंद्रगुप्त दो के समय काल के थे, वन के नहीं। तो चंद्रगुप्त दो इज द करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है इनको। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझे। देखिए ये पेडागोजी के स्टाइल में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन भारतीय काल को समझने में प्राथमिक स्रोत है? ठीक है, अब आप लोग देखिए इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। पहली बात तो आप लोगों को बोला है मध्ययुगीन भारत का, मध्ययुगीन भारतीय काल, मध्य युग। ठीक है, मतलब 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक, 8 से लेकर ठीक है 18th सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक है, को समझने का प्राथमिक स्रोत है अशोका का इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, रवि कीर्ति का प्रशस्ति, और सूरदास की साहित्य लहरी। देखिए इस पॉइंट को समझो आप लोग। अशोका क्या मध्यकालीन भारत के अंदर में था, या फिर ये प्राचीन भारत के अंदर में था? आप बताओ मुझे। प्राचीन समय में था? प्राचीन में था तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों को मिडिवियल काल का पूछा है। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बच्चे लोग खाली पीली घबरा गए एग्जाम के अंदर में, और ये एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम का। जितने भी लोग ए आंसर लगा रहे हैं ना, सबके सब गलत आंसर लगा रहे हैं, सबके सब गलत आंसर लगा रहे हैं। ठीक है, यहां पर मैं देख लिया कि आप लोगों ने भर भर के गलत आंसर लगाया। पहला क्वेश्चन ऐसा देखा कि यहाँ मतलब मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर लगाया है। ए है ही नहीं इसका आंसर। मध्ययुगीन काल की बात हो रही है, ध्यान से समझना आप लोग। कालिदास जी, कालिदास जी जो है फ्रेंड्स, कालिदास जी ये भी प्राचीन प्राचीन भारत के समय के है, ये प्राचीन भारत। ठीक है, चंद्रगुप्त दो के समय के थे, चंद्रगुप्त दो। और ये चंद्रगुप्त दो मतलब 5वीं शताब्दी, ठीक है 5th सेंचुरी की बात हो रही है, 5th सेंचुरी की बात हो रही है। प्राचीन भारत में गिना जाता है उसको भी। तो ये भी इनका भी फ्रेंड्स प्राथमिक स्रोत नहीं है आप लोगों का। ठीक है, ये भी प्राचीन भारत के अंदर में आएगा, प्राचीन भारत के अंदर में। रवि कीर्ति की प्रशस्ति, रवि कीर्ति की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये इन्होंने रवि कीर्ति जो है ये दक्षिण भारत में पुलकेशिन दो नाम के राजा थे। क्या नाम था उनका? पुलकेशिन दो। मैं थोड़ा बता भी देता हूं आप लोगों को। यहां पर में दक्षिण भारत में, यहां पर में है कर्नाटक का इलाका। ठीक है, और यहां पर में है एक ऐहोल नाम की जगह। तो यहां पर पुलकेशिन दो नाम के राजा थे, चालुक्य राजा थे। पुलकेशिन, पुलकेशिन दो नाम था उनका। इनका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति, ये रवि कीर्ति ने क्या किया था, पुलकेशिन दो के सम्मान में ऐहोल नाम की जगह पे पत्थरों से, पत्थरों के ऊपर में लिखवाया था, हमारा राजा कैसा हो, पुलकेशिन दो जैसा हो हमारा राजा के, मतलब अदरक लहसन बहुत सारी उसकी बहुत तारीफें की, बड़ी 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 बड़ी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐहोल नाम की जगह पे। बट ये हुआ कब था फ्रेंड्स? ये बात है आप लोगों की 6th से 7th सेंचुरी के बीच की, 6th 7th सेंचुरी के बीच की बात है ये। तो ये भी आपका प्राचीन भारत के अंदर में ही आएगा, प्राचीन भारत के अंदर में ही आएगा ये आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने, पुलकेशिन दो वाला। तो रवि कीर्ति की प्रशस्ति ये भी प्राचीन भारत की बात कर रही है आप लोगों की। ऐहोल की प्रशस्ति या रवि कीर्ति की प्रशस्ति प्राचीन भारत की है। ऐहोल नाम की जगह पर लिखवाया था इन्होंने, ऐहोल। और यह ऐहोल कहाँ है? कर्नाटक में। ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स सुपर टेट में भी, सुपर टेट के अंदर में भी पूछा जा सकता है। अरे लिख जा मेरे लाल जा। ठीक है, वो कर्नाटक इमेजिन कर लेना आप लोग, नहीं लिखा जा रहा उसके ऊपर में आगे में, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, इंक खत्म हो गई क्या इसकी?
जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये तीन तो आंसर नहीं हो सकते आप लोगों के तीनों ये आंसर नहीं हो सकते। तो आंसर होगा साहित्य लहरी, सूरदास जी। मुगल काल के समय के थे सूरदास जी, मुगल काल के समय के। और इन्होंने जो है फ्रेंड्स, सूरदास जी ब्लाइंड थे, देख नहीं सकते थे। कौन से भगवान की सूरदास जी कौन से भगवान को मानते थे? सूरदास, बताइए सूरदास कौन से भगवान के प्रति आस्था रखते थे और कौन से भगवान के लिए उन्होंने जो है वो गीत लिखे हैं, गीत लिखे हैं उन्होंने। ठीक है, गीत लिखे हैं, बताइए जल्दी से। साहित्य लहरी मुगल काल के समय में लिखी गई है। ठीक है, और ये श्री कृष्ण के लिए, कृष्ण भगवान के लिए, कृष्णा के लिए जो है इन्होंने ये सारे के सारा अपना जीवन डिवोट किया है। और ये कब के थे? ये मुगल समय काल जो था ना भारत के अंदर में, मुगल काल, मुगल पीरियड के समय की बात है ये। सूरदास जी, तुलसीदास जी, ये सब उसी समय काल के हैं, मुगल काल के समय के। तो मध्यकालीन भारत का प्राथमिक स्रोत साहित्य लहरी है। कितने लोगों ने मेरे को अभी सच्ची सच्ची बताना एकदम, कितने लोगों ने सही आंसर किया था? और कितने लोग बोल रहे हैं मेरे को, अब वादा कर रहे हैं कि सर अगले बार से गलत नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है सर, अगले बार गलत नहीं करूंगा, चाहे कंप्यूटर तोड़ देंगे लेकिन अगले बार गलत नहीं करके आएंगे इसको। बताइए अब इस क्वेश्चन को मध्ययुगीन बात, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ए आंसर लगाया था। अब गलत नहीं होगा, बता दो जल्दी से। ठीक है, चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 21 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन आप लोगों का। असेसमेंट, फिर से असेसमेंट, पेडागोजी का क्वेश्चन आपका, एसएसटी पेडागोजी का क्वेश्चन। टू एंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखिए, सीखने का मूल्यांकन, ध्यान से समझना, असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब ये असेसमेंट कौन करेगा? टीचर करेगा। ठीक है, और क्यों करेगा? बच्चे की सहायता करने के लिए करेगा, कि भाई लर्निंग के अंदर में कहीं पे कुछ कमी तो नहीं है, पढ़ाने के अंदर में अगर कुछ गैप है, कुछ कमी है, तो उसको फुलफिल किया जा सके, उसके लिए असेसमेंट करेगा। ना कि ये देखने के लिए कि मैंने जितना पढ़ाया उतना कितना बच्चे ने सीखा करके, कि 31% बच्चों ने आंसर किया तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये सब फालतू की बात, ये जो है फ्रेंड्स डिमोटिवेट करने वाली बातें होती है। असेसमेंट जो होता है हमेशा, जो भी इस तरीके की चीजें बोलते हैं उनको, मतलब एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसा ना करें, बच्चे डिमोटिवेट हो सकते हैं। आपको असेसमेंट हमेशा करना है बच्चों के जांच, बच्चों की मदद करने के लिए। अगर आपको असेसमेंट करना है कि क्या उनको नहीं आता, हम सिखा दें उनको। ठीक है, हम उनको सिखा दें, हम उनकी मदद करें, हम उनको इंप्रूव करने में मदद करें। अगर कोई भी, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग नहीं कर रहा है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कर रहा है, जस्ट ये जांच रहा है कि कितना परसेंट आया है और उसका मतलब क्या करना है बच्चों ने, तो वो बहुत गलत टेक्निक है, बहुत ज्यादा गलत टेक्निक है फ्रेंड्स। बच्चा डिमोटिवेट हो सकता है उस चीज से, ये याद रखना है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर में आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी मैं आप लोगों के असेसमेंट करता हूं, कम परसेंटेज आता है, हमेशा मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं कि कोई बात नहीं, आज गलत किया है, नेक्स्ट टाइम आप लोग सही करना, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से परफॉर्म करना और बेहतर तरीके से आंसर करना आप लोग। ठीक है, तो एनालाइज करना कि भाई बच्चा जो है, बच्चे को एनालाइज करना और जो भी गैप्स आ रही है उनके लर्निंग के अंदर में उसको फुलफिल करना, प्रत्येक बच्चे के, ठीक है, कार्य का विश्लेषण करना और जो भी अंतर आ रहा है, ठीक है, अधिगम के अंदर में उसको भरना। ये आप लोगों का लर्निंग फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल कल आपका एग्जाम है, मेरा पूरा आशीर्वाद, मेरी पूरी दुआएं आप लोगों के साथ में है, अच्छे से कीजिए आप लोग। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ सकते हैं। मोनी नागर जी, स्वागत है आपका भी। बेटा आपको देखता है और बोलता है सर से बोलो कि मेरा नाम लो, 3 ईयर प्लीज उसका नाम लो, समृद्धि नागर। समृद्धि नागर जी, आपका स्वागत है। और आपके मम्मी आपके लिए इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, आपके मम्मी आपके लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? आपके मम्मी आप ही के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप अपने मम्मी की मेहनत को वेस्ट नहीं जाने देना। समृद्धि नागर, बहुत मेहनत करना और अपने मम्मी का नाम रोशन करना। ठीक है, क्योंकि आपके मम्मी अपने खुद के लिए नहीं पढ़ रहे, आपके लिए पढ़ रहे ताकि आपको बेहतर भविष्य दे सके। आपके मम्मी घर का भी काम करते हैं, आपके मम्मी जो है सबका ध्यान भी रखते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। बरखा सर, मेरी बेटी भी यही बोलती है, चलो बहुत अच्छी बात है बरखा जी। चलिए यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड, कालिदास जी चंद्रगुप्त ए के दरबार में थे। ठीक है, उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता मेघदूत है, जिसमें मानसून के बादल को एक दूसरे से अलग होने वाले प्रेमियों के बीच दूत होने की कल्पना की जाती है। उन्होंने प्राकृत में लिखा है। तो बताइए इनमें से आंसर क्या होगा आप लोगों का, कि कौन सा वाला आंसर जो है वो बिल्कुल सही है आप लोगों का?
आई थिंक ये ऑप्शन ही गलत है यहाँ पर में, ठीक है। ऑप्शंस ऑप्शंस जो है ना थोड़े से यहाँ पर में, इन ऑप्शंस को छोड़िए, आप खुद आंसर कीजिए इनको, ठीक है। ये ऑप्शंस ही गलत दिए हुए हैं यहाँ पर में। आप लोग बताइए कि इनमें से 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, ओनली 1 सही है, ओनली 3 सही है। आप लोग बनाइए ऑप्शंस को, आप लोग बनाएंगे ऑप्शन, इन ऑप्शंस को मत रेफर कीजिए आप लोग। नहीं नहीं, इन ऑप्शंस को रेफर कर ही नहीं सकते, डी है ही नहीं वहां पर। कहाँ से रेफर करोगे आप लोग? इन इन ऑप्शंस को रेफर ना कीजिए आप, ठीक है। आप लोग खुद से ऑप्शन बना के कीजिए, आप लोग खुद से कीजिए। देखो मतलब बेसिकली क्या है कि आपको समझ आ गया ना, वो गलत वाला वहां पर में पेस्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इन एवरी डिफिकल्टी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, आपके लिए अपना खुद सा दिमाग लगाने की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को एक मिली है यहाँ पर में। कालिदास जी जो है वो चंद्रगुप्त एक के दरबार में दरबारी थे बोल रहा है, नहीं थे। ये किसके समय के थे आप लोग मुझे बताओगे? कमेंट, कमेंट करो सभी लोग, कमेंट करेंगे सभी लोग कि कहा किसके दरबार में दरबारी थे। ये गलत है आप लोगों का, ठीक है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता मेघदूत है, ठीक है, जिसमें उन्होंने मानसून के बादल को ठीक है, बादल को ठीक है, एक दूसरे से अलग होने वाले प्रेमियों के बीच दूत होने की कल्पना की है उन्होंने। मतलब कतई इनके दिमाग में जो है वो प्रेम प्रसंग और यही सारी चीजें चल रही थी। मुझे लगता है कालिदास जी का पक्का कभी ना कभी दिल टूटा था। मैं आपको गारंटी के साथ, मैं मुझे प्रूफ हो चुका है ये चीज, पक्का इनका दिल टूटा था, ठीक है, बचपन में जब ये कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे कॉलेज वॉलेज के समय में या बचपन में, ठीक है। क्रश इनको नहीं मिली होंगी, इसी वजह से इन्होंने देखिए पूरा का पूरा जो है अपना जीवन के मैक्सिमम जो इन्होंने चीजें लिखी है, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम ले लीजिए आप लोग, ठीक है, मेघदूत ले लीजिए, और भी बहुत सारी जो इनकी रचनाएं हैं वो प्यार प्रसंग के ऊपर में ही है। यहाँ पर में दो प्रेमी हैं, दोनों अलग अलग हो चुके हैं, अलग अलग कर दिया गया है। बादल जो है वो मैसेजेस पहुंचा रहा है एक दूसरे की तरफ में, ठीक है, और इन्होंने प्राकृत भाषा में लिखा, ये बोल रहा है। तो देखिए अगर मुझे लगता है कि कालिदास जी अगर आज जिंदा होते तो शायद ये इस तरीके से लिख रहे होते। ये कालिदास जी होते आज के समय के हमारे, आज के समय के हमारे कालिदास जी। ठीक है, चलिए इसमें से बताइए कि कौन सा वाला, कौन कौन सा आप लोगों का आंसर होगा। 1 2 1 2 3, अच्छा मतलब अलग अलग आंसर सारे हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो जो कालिदास जी थे ये चंद्रगुप्त दो के समय काल के थे, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता था। तो पहला वाला जो पॉइंट था वहां पर में वो गलत है आप लोगों का। उसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स इस चीज की, हमारे उनकी कि उनकी सबसे फेमस कविताओं में से एक है आप लोगों की मेघदूत। मेघदूत, मेघदूत है। मेघदूत के अंदर में क्या है फ्रेंड्स, ये जो बादल बादल है, बारिश के बादल, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये प्रसंग। इसके अंदर में क्या किया गया है, मानसून के जो क्लाउड्स है उनको इमेजिन किया गया है मैसेंजर के रूप में, दो लवर्स जिनको सेपरेट कर दिया गया है फ्रॉम वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे से अलग कर दिया गया है, और बादल जो है वो उनके मैसेज पहुंचा रहे हैं, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, ठीक है ओ, ठीक है, इस प्रकार से। तो मानसून के बादल एक दूसरे से अलग हो चुके प्रेमियों के बीच में संदेश वाहक का काम करे। आपको पता है ना, शुरुआत शुरुआत में ऐसे ही होता है, खामोश लब है झुकी है पल के, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब है झुकी है पल के, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। तो बस वही वाली बात होती है, नई नई मोहब्बत वाला काम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग, जो बेस्ट आप लोगों को लग रहा है फ्रेंड्स आंसर उसको आप लोग लगाएंगे। संस्कृत में करते थे, प्राकृत के अंदर में नहीं थे। जी, तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पर मैं बात करें कि शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम योजना बनाते हुए, मतलब जब हम योजना बना रहे हैं, मैं बना रहा हूँ आज की भाई आज क्या डालूं क्लास के अंदर में, ये वाला क्वेश्चन डाल देता हूँ, नहीं नहीं यार यहाँ पर मैं ना कोई कॉपी पेस्ट करेगा, फिर एक काम करता हूँ इसको कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कोई यहाँ पर में फूफा जी टाइप का कोई व्यक्ति आ जाएगा कि सर आगे बढ़ो करके, ठीक है, कोई आ जाएगी सर कि ये कैसा होता है, सर ये क्या है, तो मैं क्या करूँ यहाँ पर, मैं क्या पढ़ा दूँ? बच्चों ने ये वाले क्वेश्चन का आंसर कल गलत दिया था, एक काम करता हूँ इसको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछ रहे। तो शिक्षण अधिगम योजना बनाते समय एक शिक्षक क्या क्या करेगा? शिक्षक जो है फ्रेंड्स उसका जो है उसका ध्यान रहेगा असेसमेंट फॉर लर्निंग के ऊपर में, मतलब कि असेसमेंट फॉर लर्निंग के ऊपर में ध्यान देगा वो, कि क्या चीजें जो है मुझे
करेक्ट करनी है, क्या चीजें जो है मुझे और इम्प्रूव करनी है, बच्चों को क्या चीज नहीं आती उसको मैं और ज्यादा उनके लिए फैसिलिटेट कर सकूं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग करना है आप लोगों ने, मतलब इसका इस्तेमाल करना है जब आप करिकुलम बना रहे हो या फिर आप टॉपिक की प्लानिंग कर रहे हो। उसके बाद में आपको समेटिव असेसमेंट करना है या फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है, सबसे बेस्ट कौन सा है आप लोगों का? ठीक है, ये राधी त्रिपाठी है शायद सर, उनका मजाक मत उड़ाओ, ठीक है। ये मतलब ये इस प्रकार के जो फूफा जी होते हैं ना, ये जो मतलब इनको पूरे दुनिया भर की जो चिंता होती है कि इसका इसका मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो ये अ, पूरा ले रखा है इन्होंने। तो ये इस प्रकार की बोल रहा था ना मैं आपको कि कुछ फूफा जी टाइप के लोग होते हैं जो इस प्रकार से हरकतें करते हैं। आ जाए भाई, चुपचाप पढ़ो अपना आराम से, दुनिया भर का मत लो। जो भी दुनिया भर की इस तरीके से जो गुरु बनने की कोशिश की, जिन लोगों ने, जो जो भी वो आधे आधे लोग जेल में बैठे हैं ना, पढ़ाई करो मस्त पैकी, आगे बढ़ो, टीचर उचर बनो, प्रिंसिपल उन्सिपल बनो, इसका मत करो, उसका मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत बोलो। अब वो कालिदास जी को कोई टेंशन नहीं होगी, वो मेरे को बोल रहे होंगे, ठीक है, जब मैं ऊपर जाऊंगा और उनसे मिलूंगा तो बोलेंगे यार सर आपने, मतलब आपने, आप ही हो सर मेरे को जो समझ सकते हो। मतलब देखना, अगर आप लोग मिलो मुझसे ऊपर तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि कालिदास जी मुझको बोलेंगे कि भाई यार, एक आप ही थे पूरी दुनिया में जो मेरे को समझे थे, बाकी एक मेरे को कोई समझ नहीं पाया हजारों सालों के अंदर में। शिक्षा अधिगम योजना बनाते हुए आ जाओ इधर में, मजाक की बात अलग है, इधर आ जाओ। अभी असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है ये आप लोगों को करना है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट आप लोगों को करना है। तो आप लोगों का बी और ई आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी में दिया है, एक्चुअल क्वेश्चन है आप लोगों का जो एग्जाम के अंदर में पूछा गया था। ठीक है, ये यहाँ पर में देखिए आप लोग बी और ई के अंदर में। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग एक तो है आप लोगों का, और एक है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये दो सही तरीके आप लोगों के जो आप लोगों को शिक्षण अधिगम योजना बनाने के लिए इस्तेमाल करने हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो आपको करना ही नहीं है, ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग आपने करना ही नहीं है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत बात है। तो ए को तो आप बिल्कुल ही काट दो, होता ही नहीं है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो है आप लोगों ने करना ही नहीं है। ठीक है, ये रट्टिफिकेशन वाली प्रॉब्लम हो जाती है। समेटिव असेसमेंट जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको लोगों का काम की चीज नहीं है। जब आप लोग एक टॉपिक का योजना बना रहे हो, क्योंकि समेटिव असेसमेंट लास्ट में होता है, तो ये तो कोई काम आने ही नहीं वाला आप लोगों का। तो जहां जहां डी है उसको भी काट दो, एक ही जगह पे था। चलो, बात आती है फ्रेंड्स आप लोगों की एज लर्निंग। एज का मतलब होता है जब स्टूडेंट खुद का इवेल्युएशन करता है, सेल्फ का करता है, सेल्फ का। तो ये सी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि टीचर अपना प्लान बना रहा है। तो बच्चा थोड़ी प्लान बना रहा है, टीचर बना रहा है ना, शिक्षक कर रहा है वो चीज। तो एज तो हो ही नहीं सकता, तो जहां जहां सी था उसको भी काट दो। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता था, ये भी आंसर नहीं हो सकता था। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर में सी ओनली, बी एंड ई। करेक्ट, सीख गए यहाँ पर में आप लोग? कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक में? चीजें समझ में आ गई? गुड। तो ये जो है फ्रेंड्स आज का आप लोगों का लेक्चर था। ठीक है, हम लोग काफी सारे और भी क्वेश्चंस है और भी प्रैक्टिस है आगे में हम लोग करते रहेंगे। मैं आप लोगों को केवीएस के लिए भी जो है वो करवाऊंगा आप लोगों, मतलब यूट्यूब के ऊपर मैं आप लोगों को केवीएस के लिए भी करवा दूंगा। जो आपका 60 नंबर वाला है उसके अंदर में भी हम करेंगे। इवन जो सुपर टेट है आप लोगों का, ठीक है, उसके अंदर में जो आप लोगों से पूछा जाता है, बच्चों को टफ लगता है, उसको भी बहुत आसान भाषा के अंदर में मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम हजारों क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूं, ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट रह ना जाए। देखो, मैंने आपको सिर्फ आंसर नहीं बताया, बल्कि बाकायदा ये भी बताया कि कौन से वाले ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से इस लेवल पर जाकर सीख जाओगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे, तो आप लोगों को कभी एग्जाम के अंदर में तकलीफ नहीं आएंगी, आप सटीक आंसर लगाकर आओगे आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में फ्रेंड्स। आप लोग इस सेशन को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट करके जरूर बताना कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। ओके, और आप लोग बायजूस एग्जाम प्रेप के ऊपर में फ्रेंड्स बाकी के लेक्चर्स को भी देख सकते हो। बाकी के दानिश शेख सर आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप के चैनल के ऊपर में बहुत सारे पेडागोजी के मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं। मैंने 2-2 घंटे की मैराथन्स आप लोगों के लिए ली है, प्लीज उन मैराथन्स को भी अच्छे से कीजिए आप लोग। आप लोगों के लिए पेडागोजी का लेक्चर लिया है, काफी सारे लेक्चर्स मैंने हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, ठीक है, सिविक्स के, ऐसे लेक्चर्स लिए हैं। उन लेक्चर्स को आप लोग अच्छे से देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, सिंपली आपको सर्च करना है, ठीक है, दानिश शेख सर बायजूस एग्जाम प्रेप, सामने में लिख देना, आप लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि लेक्चर्स वहीं पे लाइन में ही मिल जाते हैं बच्चों ने, अभी आप लोगों को डेट वगैरह भी दिखी जाती है कि कौन से डेट को आया था वो लेक्चर। ओके, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू। मत जाओ सर, नहीं पूजा विकाल जी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं मतलब कल आऊंगा वापस से ठीक है, लेक्चर के अंदर में, डोंट वरी, कल तो आ जाऊंगा कम से कम।
ओके, चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।